एकात्मक शासन। हाँ, एकात्मक शासन। तो एक को हम कहेंगे संघीय व्यवस्था और एक को कहेंगे एकात्मक व्यवस्था, या इसी को संघवाद भी कह सकते हैं। और इसका विपरीत होता है एकात्मक, एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक शासन। तो अब दोनों को समझेंगे। संघीय व्यवस्था जो होती है उसमें सरकार के निश्चित रूप से दो स्तर होते हैं, ठीक है। सरकार दो स्तरों पर होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर होती है, ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था में एक ही स्तर होता है। आप कह सकते हैं दो या अधिक, लेकिन मुख्य रूप से तो दो स्तर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कम से कम दो स्तर तो होगा ही, न्यूनतम दो स्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही स्तर होता है। शासन का स्तर केवल एक होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया है एकात्मक व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था में कम से कम सरकारें दो स्तर पर होंगी। दूसरी बात क्या है, ये दोनों स्तर या दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं। अपने अपने स्तर पर सरकारें स्वतंत्र होती हैं संघीय व्यवस्था में। अर्थात केंद्र सरकार अपना काम करती है अपने हिसाब से और राज्य सरकार अपना काम अपने हिसाब से करती है। ये बात समझ में आ रही है? जो दो सर एक स्तर बार होते फिर बता हैं दीजिए सर। ये अपने स्तर पर स्वतंत्र होते हैं। दोनों स्तर हैं स्वतंत्र होते हैं अपने अपने स्तर पर। क्यों स्वतंत्र होते हैं? क्योंकि संविधान द्वारा उनको गारंटी दी जाती है। केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपना शासन चलाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब पूरी तरह से ये मत समझ लीजिए कि वह देश अलग देश हो जाएगा। केवल शासन चलाने के लिए उनको स्वतंत्रता होती है। जैसे राज्य सरकार है, राज्य सरकार स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चलाती है और केंद्र सरकार भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चलाती है। ये अपने अपने स्तर पर जो है स्वतंत्रता पूर्वक शासन चलाते हैं। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में कई बार आप देखेंगे एक केंद्र होता है और उसके अलावा कुछ इकाइयां होती हैं, उनको आप राज्य सरकार नहीं बोल सकते, वो कुछ इकाइयां होती हैं और वो इकाइयां केंद्र के अधीन होती हैं। केंद्र के अधीन होती हैं इकाइयां केंद्र के अधीन। इसमें इकाइयां जो होती हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं। राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इसमें राज्य सरकार केंद्र के प्रति, राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति, ऐसा भी लिख सकते हैं, या राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होते। लेकिन इसमें इकाइयां होती हैं और ये जवाबदेह होती हैं। इकाइयां ये जवाबदेह होते हैं। इकाइयां स्वतंत्रतापूर्वक चूंकि काम नहीं कर सकते, इसलिए हर काम के लिए इकाइयां जो है वो जवाबदेह होती हैं। तो इस प्रकार से एक संघीय व्यवस्था होती है और एक एकात्मक व्यवस्था होती है। आप अपने किताब में पेज नंबर 14 में देखिए, एक वर्ल्ड का मैप दिया है। इसमें कलर वाला जो भी है वह सब संघीय व्यवस्था है। जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, आपने पढ़ा था उसका बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना।
तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यूएसए, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप उस किताब में देखिए, जो भी कलर में दिया है वो सब संघवाद के एग्जाम्पल्स हैं। ब्राजील, कनाडा, रूस, ये सभी हैं। और एकात्मक में आप श्रीलंका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एकात्मक का। चाइना भी आप कह सकते हैं, वैसे चाइना तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वैसे जर्मनी एकात्मक सर। शासन है वह चाइना, है ना। तो बाकी जो देश हैं, ज्यादा वर्ल्ड के मैप पर आप देखेंगे जो उतने बड़े देश नहीं है, खास करके छोटे छोटे देश आप देखेंगे कि वो जो है एकात्मक शासन में आते हैं, है ना। आप श्रीलंका, सर चाइना, केंद्रीकृत का मतलब? मलेशिया बताएंगे। अभी एक एग्जांपल बताने दे दो हमको, फिर लास्ट में जब चांस देंगे तो लेना, है ना। श्रीलंका, जर्मनी। चाइना। तुम्हारे मैप में जर्मनी को क्या डार्क नहीं किया है? नहीं सर। जो भी कलर है वो सब संघीय में आएगा, जो कलर नहीं किया हुआ है वो जाएगा उसमें। श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, फिर देखो तुम इंडोनेशिया आ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया में कलर नहीं किया है, मलेशिया में कलर किया है। देन यू कैन बी श्योर दैट इंडोनेशिया इज यूनिटरी सिस्टम। सर इंडोनेशिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान सर। पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान तो कलर किया हुआ है, देखो अच्छे से। अगर वह कलर किया हुआ है तब आप उसको नहीं रख सकते एकात्मक में। वे देश जो कलर नहीं किए हुए हैं उनको आप रख सकते हैं। जर्मनी। ठीक है, जर्मनी तो कलर किया हुआ है। नेपाल। जर्मनी तुम्हारा इसमें आएगा, यहां पर आएगा जर्मनी, इसमें आएगा। मैंने कहा ना, तुम्हारे बुक में जो मैप में जिन देशों का नाम लिखा है वो सब तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, संघीय व्यवस्था में। उसके अलावा जो देश हैं वो तुम्हारे आ जाएंगे एकात्मक में। नेपाल आ सकता है तुम्हारा एकात्मक में, है ना। नेपाल को लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नेपाल। सर इंडिया भी आ सकता है। इंडिया कैसे आएगा? सवाल बड़ा अच्छा पूछा लेकिन तुमने। इंडिया एकात्मक में कैसे आ सकता है? थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं, बताइए भाई। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? तीन सर। तीन तो स्तर। फिर भारत किस किस कैटेगरी में जाएगा? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में, ये तो पहले ही बता दिया हमने। जो जो देश का नाम लिखा है वह सब संघीय है, उनका नाम छोड़ करके जो देश बच जाएंगे वो सब तुम्हारे एकात्मक में जाएंगे। श्रीलंका का नाम जरूर याद रखना इसमें, है ना, क्योंकि इस पर जो आपका मेन डिस्कशन हुआ था वो बेल्जियम और श्रीलंका पर हुआ था लास्ट चैप्टर में। ये याद है ना आपको? लास्ट चैप्टर में जो डिस्कशन हुआ था वो बेल्जियम और यस श्रीलंका सर। पर हुआ था। यस। तो उसमें आपने देखा कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं थी। आमतौर पर यह भी तो एक साझेदारी का रूप ही है। संघवाद एक साझेदारी का रूप है, मैंने पहले ही बताया, यह ऊर्ध्वाधर रूप है। सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो ऊर्ध्वाधर जहां होगा वहां साझेदारी होगी। बेल्जियम में साझेदारी हुई थी, श्रीलंका में नहीं हुई। श्रीलंका एक एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब देखो, संघीय व्यवस्था किन देशों के लिए उपयुक्त होती है और एकात्मक व्यवस्था किन देशों के लिए उपयुक्त होती है, यह भी आप एक डिफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, जो संघीय व्यवस्था होती है वह बड़े एवं विविधतापूर्ण देशों के लिए उपयुक्त होती है। बड़े एवं विविधतापूर्ण देशों के लिए, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, मैं ये ऊपर के पॉइंट या तो मिटा देता हूँ या नीचे
लिख सकते हैं बड़े एवं विविधतापूर्ण देशों के लिए, बड़े एवं विविधतापूर्ण देशों के लिए होती है यह। ऐसे देशों के लिए संघवाद अच्छा माना जाता है, जो बड़ा देश हो और जहां पर विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, अनेक प्रकार के लोग जहां रहते हैं। जैसे आपने देखा बेल्जियम, बेल्जियम कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन बेल्जियम में विविधताएं थी। वहां पर डच थे, और कौन कौन थे बेल्जियम में डच के अलावा? शामिल थे। जर्मन थे, फ्रेंच। फ्रेंच थे। जर्मन। तो बेल्जियम में विविधता थी। तो जो देश बड़ा होगा और विविधतापूर्ण होगा, वैसे देशों के लिए संघीय व्यवस्था उपयुक्त होती है। और जो छोटे एवं समरूप देश होते हैं, छोटे एवं समरूप समाज वाले देश, उनके लिए एकात्मक व्यवस्था उपयुक्त होती है। छोटे एवं समरूप समाज वाले देश, छोटे एवं समरूप समाज वाले देशों के लिए एकात्मक व्यवस्था उपयुक्त होती है। एक अंतर आप चाहें तो और लिख सकते हैं। सर चीन तो छोटा देश नहीं है। लेकिन चीन का तो एग्जाम्पल ही हमने बताया नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें एक्सेप्शन में जाएगा, है ना। ये हर जगह लागू नहीं होता है। आप मोटे तौर पर देखेंगे तो बड़े उपयुक्त होता है, तो चीन के लिए उपयुक्त नहीं है, मैं बता दूं। चाइना में आप जाइए, आपको बहुत सारा क्राइसिस मिलेगा, है ना। चाइना में तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया है, मंगोलिया पर कब्जा कर लिया है चाइना ने, हांगकांग वालों को राइट्स नहीं दिया, अभी नया कानून बना के हांगकांग के सारे राइट्स उसने छीन लिए। तो चाइना जो भी काम कर रहा है वो एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रहा है, और एंटी डेमोक्रेटिक कोई कंट्री होगा तो वो जो है जनता को अधिकार ही नहीं देता। तो वहां पर जब अधिकार और पावर शेयरिंग की बात ही नहीं होती, सत्ता की साझेदारी की बात ही नहीं होती। चाइना एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन चूंकि यह सत्ता की साझेदारी नहीं करता, सत्ता की साझेदारी करता यह डेमोक्रेटिक कंट्री होता, तो हम मानते कि इसको जो है संघीय होना चाहिए था। लेकिन वह एक कम्युनिस्ट रूल है, आपको पता है, वह डेमोक्रेसी नहीं है, वह बाई फोर्स दबा के रखता है, एक ही तरह का शासन पूरे देश में चलाता है वह, है ना। वह बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है, लेकिन उसने डेमोक्रेसी को ही नहीं अपनाया, है ना। वह शक्ति के बल पर जो है कब्जा करके अनेक हिस्सों को रखा हुआ है। ठीक है, ये सुटेबिलिटी की बात होती है कि किस देश में क्या सुटेबल है। तो उसमें यह पाया गया कि जो बड़े और विविधतापूर्ण देश होते हैं उनके लिए संघीय व्यवस्था सुटेबल होती है, और जो छोटे एवं समरूप समाज वाले देश होते हैं वो एकात्मक व्यवस्था से भी काम चला सकते हैं। इस यहाँ पर इस पॉइंट का इतना ही तात्पर्य है। और एक पॉइंट इसमें आप कह सकते हैं कि संघवाद में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, संघवाद में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी की जाती है। ठीक है, संघवाद में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान होता है, क्षेत्रीय विविधताओं का या विविधताओं का सम्मान होता है, जबकि इसमें आप देखेंगे इनका सम्मान नहीं होता या इनकी अनदेखी की जाती है। क्षेत्रीय विविधताओं को दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था कैसे कैसे होता है। सर बोर्ड भी क्लियर नहीं है। हाँ, कहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ पर नहीं दिख रहा है? पूरा क्लियर है सर, क्लियर है सर। पूरे क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसमें कोई कोई स्टूडेंट एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वह टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा।
हेलो। यस सर। 9th क्लास का मार्क लिस्ट मैडम। पर है रिजल्ट जो है ईमेल पर है उसका प्रिंट निकलेगा। अच्छा अच्छा, तो हमारे इसमें ये नहीं है, मेरे क्या बोलते हैं, इनेट का फैसिलिटी लाइब्रेरी सर के पास में है, तो या तो वो निकाल देंगे मैडम, अगर उनको कहिए तो, है ना। तो आप कहिए ना सर। अच्छा, हम क्लास ले रहे हैं मैडम अभी, लाइब्रेरी सर भी परीक्षा विभाग में है मैडम, या तो उनको बोल दीजिए आप, है ना, हम क्लास ले रहे हैं, और हम क्लास ले रहे हैं 10th में मैडम, और या आप ऑफिस में बोल दीजिए कि प्रिंट लेना है उसका, कंप्यूटर सर को। अभी आप लोग स्टूडेंट ऐसा कीजिए, संघवाद का विशेषता दिया हुआ है पेज नंबर 15 में, उसको एक स्टूडेंट पढ़ो। पढ़ते हैं सर। हेलो हेलो। हाँ पढ़ो भाई। सर फर्स्ट है, यहाँ की सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें कोई चीज समझाने की है इस पॉइंट में, पहले पॉइंट में, या ये क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, ये बता दिया गया है ये बात। जैसे भारत भारत में 3 स्तर है, बहुत सारे देश हैं जहाँ 2 स्तर है, भारत में भी 1992 के पहले 2 स्तर था। चलिए सेकंड पॉइंट। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति बिहार में रहता है तो उस पर 2 सरकारें काम करती हैं, एक तो बिहार सरकार, क्योंकि वह बिहार में रहता है तो बिहार सरकार का जो भी होगा उसके अधीन वो आएगा, और दूसरा भारत सरकार, वो भारत का नागरिक, तो भारत सरकार भी उसी पर राज करेगी, शासन करेगी। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब हुआ कि मान लो टैक्स वसूलने का काम है, प्रशासन चलाने का काम है, तो ये बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे राज्य सरकार है तो कुछ मामले राज्य सरकार को दे दिए गए हैं कि इन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, इनका राज्य सरकार पे मतलब कि कर इत्यादि का अधिकार रहेगा। केंद्र का अधिकार अलग होता है, तो यह सब अधिकार जो होता है वह अलग अलग स्तर पर अलग अलग होता है, ताकि उनके बीच में कोई विवाद नहीं हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद नहीं हो, सभी अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, और इसके लिए संविधान ने उनको राइट दिया है। संविधान ने तय कर दिया है कि क्या चीज राज्य सरकार देखेगी और क्या केंद्र सरकार देखेगी। यही तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी पढ़ लो। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। हाँ, ये क्लियर हो गया कि संविधान में जो है इन सरकारों के क्या क्या अधिकार होंगे वह स्पष्ट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। हाँ, तो कहता है कि संविधान के मौलिक प्रावधान को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, अर्थात कुछ बातें संविधान में ऐसी हैं जो संविधान का बेसिक माना जाता है, मतलब बेसिक का मतलब हुआ कि संविधान का आधारभूत चीज है वह, वैसे चीज जिनको संविधान का बेसिक बात माना जाता है उसमें केवल केंद्र सरकार अपने मर्जी से कोई चेंज नहीं ला सकती। ठीक है, उसी को मौलिक प्रावधान कहते हैं। यदि उसमें कोई तरह का बदलाव लाना होगा तो उसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य की सरकारें होती हैं उनको भी फिर आगे आना होगा, और वो सब मिल करके यदि बदलाव लाएंगे तभी वह मौलिक प्रावधान को बदला जा सकता है। चलिए 5वां में आइए।
अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। हाँ, तो यह पॉइंट कहता है कि यदि किसी कारणवश कभी केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद की स्थिति हो जाए तो उसका निपटारा न्यायालय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट यह सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। हाँ, राजस्व का मतलब होता है रुपया पैसा। तो केंद्र सरकार के पास भी पैसा होता है, राज्य सरकार के पास भी पैसा होता है, क्योंकि कोई भी सरकार तभी चलेगी जब उसके पास में खजाना होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए भी निश्चित कर दिया गया है कि राज्य सरकार को कैसे कैसे आमदनी प्राप्त होगी और केंद्र सरकार को कैसे कैसे आमदनी प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, यही था। संघीय व्यवस्था से दो चीज का प्राप्ति होता है या दो कारण से संघीय व्यवस्था स्थापित की जाती है। पहला, देश की एकता कायम रखना और दूसरा, क्षेत्रीय विविधताओं का भी सम्मान करना। मतलब दोनों काम करना है। एक तरफ तो हम एकता की बात भी करते हैं संघीय व्यवस्था में और दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधताओं का भी सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट में जो है तुम्हारा संघीय व्यवस्था की विशेषताएं आ गई। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम तुम लोग लिख लो कॉपी पर, संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन। संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन। टॉपिक का नाम लिखा गया क्या? यस सर। संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन जो होता है वह 2 तरीकों से होता है। तो गठन के तरीके या नीचे लिख लेना कि यह 2 तरीकों से होता है। जो दुनिया भर के संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं वे 2 तरीकों से बनी है। हर देश का संघीय शासन व्यवस्था एक जैसा नहीं है। आपने देखा बेल्जियम का कुछ और प्रकार का था। हर देश का कुछ न कुछ संघीय व्यवस्था में विशेषता होती है। तो इसके तरीके 2 होते हैं। अब ये 2 तरीके क्या हैं उसको आपको बताएंगे और यह ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन 2 तरीकों से होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है बताइए? इतिहास से जुड़ा हुआ मतलब हिस्टोरिकल। जो वह देश संघवाद को अपनाया, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में कोई देश संघवाद नहीं था। प्राचीन काल में तो अधिकांश देशों में राजा का शासन चलता था। फिर धीरे धीरे जो है राजा से वह शासन जो है डेमोक्रेसी में तब्दील हुआ और उस डेमोक्रेसी में फिर संघवाद आया। तो वह संघवाद जो वह देश का डेवलपमेंट हुआ हिस्टोरिकली, उस संदर्भ में यदि हम देखें तो 2 तरीकों से संघवाद का गठन होता है। अब देखो यह कैसे होता है, इसको मैं डायग्राम से बताना चाहूंगा। पहले तरीके में स्टेट गवर्नमेंट होता है, वह अपना पावर देता है, एक केंद्र को पावर देता है। नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर जो मैंने ये डॉट्स बनाया है ये तुम समझ लो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, राज्य सरकार है। और यह जो बीच का हो गया यह केंद्र सरकार हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया।
तो यह पहला तरीका है जिसमें राज्य सरकारें ही आगे आकर के अपना एक केंद्र बनाती है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, और यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्र सरकार। ये पहला तरीका आपको समझ में आ रहा है? आप ये बताइए। इसमें राज्य पहले से होते हैं और ये राज्य ही अपना पावर देता है। एरो का मतलब हो गया कहां से पावर आ रहा है और कहां जा रहा है। तो यहां बताता है कि राज्य पहले से थे और केंद्र उन्होंने बाद में बनाया। अपना अपना शक्ति दे करके उन्होंने एक केंद्र का निर्माण किया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं अभी, उसमें क्या होगा, केंद्र सरकार पहले से होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से होगी, और वह अपना पावर दे करके क्या करेगा, कुछ राज्य सरकारों का वह निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। पहले इन दोनों तरीकों को आप डायग्राम की सहायता से समझिए। पहले तरीके में राज्य सरकारें पहले से होती हैं या कुछ छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र पहले से मौजूद हैं और वो अपना पावर दे करके वो सब मिल करके एक बड़ा केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पहले से होता है, लेकिन वो सब अपने आप को जुड़ करके वो सब एक हो जाते हैं, एक होकर के एक बहुत बड़ा संघ का निर्माण करते हैं, एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। तो यह हो गया फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या होता है, पहले से स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, शुरू में एक केंद्र सरकार ही होता है या एक बड़ा देश पहले से होता है। वह बड़ा देश क्या करता है, फिर अपना शक्ति को बांट देता है छोटे छोटे राज्यों में। तो दोनों का तरीका एक हुआ या अलग अलग हुआ, ये समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर क्लियर है? अब देखो, दोनों तरीकों का कुछ नाम है। पहले तरीके का नाम है साथ आकर संघ बनाना। इस तरीके को हम कहेंगे साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना, क्योंकि इसमें राज्य पहले से थे, ये साथ में आए और आकर के इन्होंने एक बड़ा संघ बनाया। इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा नाम है, कमिंग टुगेदर। दे आर सेपरेटेड अर्लियर बट लेटर ऑन दे कम टुगेदर एंड मेक ए बिग फेडरेशन। इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन में नहीं लिखा हूं, मतलब केवल एफ लिख दिया है मैंने। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना। दूसरा होता है पहले से केंद्र रहता है और वह खुद अपना पावर राज्य को देता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि राज्यों को बांधे रखना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां तक आपको समझ में आया है? यहां तक समझ में आया है? यस सर। किताब में देखना, तुम बाद में पढ़ लेना किताब में, हम किताब का हेलो
यस सर। यस यस सर। कि कुछ स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर बड़ी इकाई गठन करते हैं। इकाई का मतलब केंद्र सरकार का। कुछ स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर सर आवाज बहुत कम आ रही है। गठन करते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग। सर आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। या एक बड़ा केंद्र सरकार गठित करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ा संघ का गठन करते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये पहले से स्वतंत्र राष्ट्र थे, लेकिन उन्होंने मिल करके जो है एक बड़े संघ का निर्माण किया। ये हो गया फर्स्ट केस। और सेकंड केस में आप क्या लिख सकते हैं? एक बड़ा देश राज्यों का गठन कर सत्ता का बंटवारा करना। सर आवाज नहीं आ रही है। सर फर्स्ट केस फिर से बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सत्ता का बंटवारा करना। हेलो सर। एक बड़ा देश राज्यों का गठन सर सत्ता का बंटवारा करना। सर आवाज नहीं आ रही है। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों